नमस्ते, कॉफ़ी विद सुमित जैन पे आपका स्वागत है। आज हम उमेश अग्रवाल जी के साथ हैं, जिनको आप इस चैनल पे बहुत बार देख सुन चुके हैं और अमेरिका में ट्रम्प के बारे में बात करेंगे। ओवर टू यू उमेश जी। देखिए, मैंने जिस दिन 5 नवंबर को रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, मैंने बोला था कि 20 जनवरी तक जब ट्रम्प साहब शपथ लेंगे, तब आपने देखा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके ऊपर बहुत सारे गड्ढे उन्होंने खोद के रखे थे। पर ट्रम्प भी इक्वली तैयार थे, उन्होंने अपनी कैबिनेट सब पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। और फर्स्ट दिन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, मीडिया को वो भाषण दे रहे हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कितना प्रिपरेशन हुआ होगा। और स्टार्टिंग में आते ही उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी मेक्सिको बॉर्डर पे, ट्रूप्स को भेज दिया उधर। उधर उन्होंने सारे एड्स जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है सबको बंद कर दिया। उन्होंने भारत को भी बोला कि आप अपने 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को ले जाइए, ठीक है? जिसको जयशंकर साहब ने अप्रूव भी कर दिया। आप और जैसे जो बर्थ सिटीजन्स बाय बर्थ होता था, जिनके अगर माता-पिता अमेरिकन सिटीजन्स नहीं होते थे, उनको भी उसको भी उन्होंने इफेक्ट में लेके आ गए। तो मतलब आगे जाके अमेरिका की सिटीजनशिप लेना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक और एक चीज़ उन्होंने क्या किया। एक तरफ चाइनीज़ वाइस प्रेज़िडेंट उधर गए थे और उन्होंने बोला कि हम पनामा कैनाल को अपने अंदर ले लेंगे क्योंकि डायरेक्ट इंटरफेरेंस है चाइना का। आप सोचिए, एक चीनी वाइस राष्ट्रपति को बुला के उनके सामने उनका अपमान किया। ऐसा अपमान सिर्फ ट्रंप ही कर सकते हैं, ठीक है? और जयशंकर को उन्होंने आगे की सीट दी। देखिए, मैं मानता हूँ कि जब सितंबर में ट्रम्प साहब जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया भी था कि आप मुझसे आके मिलेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कारणोंवश उनसे मिल नहीं पाए। मेरे ख्याल से बाइडेन सरकार का प्रेशर हो सकता है। ट्रम्प वो भूले नहीं हैं और मेरे हिसाब से इसी के कारण मोदी जी को इनवाइट भी नहीं किया गया और ठीक है, भारत ने इसका कोई बहुत बड़ा बवाल भी उठा था। बट उन्होंने क्या किया, जयशंकर जी को फ्रंट रो में बैठा के बता दिया कि भारत की अहमियत क्या है इंडो पैसिफिक में, वो उन्होंने बता दिया। उनकी कैबिनेट में जितने भी आप देख रहे हैं सब एंटी चाइना हॉक है। भले आप मार्को रूबियो देख लीजिए, तुलसी गबार्ड देख लीजिए, माइक वॉल्ट्ज देख लीजिए, काश पटेल देख लीजिए, जो भी भरे पड़े हैं सब एंटी चाइना हॉक्स है। इसका मतलब ये कि है यूएसए के अंदर वहाँ की जो ट्रेडिशनल बाइबल रीडिंग जो वोट बैंक है उसको कैटर कर रहे हैं। सिंपल सा बात है, बहुत लोग बोल रहे थे कि ट्रम्प बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इलॉन मस्क पे, बट मेरे हिसाब से ट्रम्प ट्रम्प ही है। उनको रीड नहीं कर सकता। आपने देखा है कि कैसे विवेक रामास्वामी फर्स्ट दिन ही उन्होंने बोल दिया कि कि वो डीओजी के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि देयर आर रिपोर्टेडली डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की ऑफिस जो स्पेसएक्स में है, वहाँ पे उनके एम्प्लॉइज मिलते थे और दे वर यूज्ड टू अंडरमाइन अ अ, विवेक रामास्वामी। विवेक रामास्वामी ने एक ऑनरेबल एग्जिट ले लिया। उन्होंने बोला हमको दिस इज द बेस्ट वे टू डिपार्ट। मतलब आप कोई भी एक बोलते हैं ना, डोंट स्पिल ओवर द बैड ब्लड इन पब्लिक। उससे पहले ही उन्होंने सोचा एक ग्रेसफुल एग्जिट ले ली। इलॉन मस्क की तो हालत ट्रम्प ने और भी बुरी तरह से कर दी। कल आपने सुना होगा कि स्टारगेट प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि यूएस के अंदर जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाना है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, सॉफ्टबैंक से बोला कि आप पैसे दीजिए। ओरेकल को बोला कि आप इसका डेटा सेंटर्स बनाइए। और सैम ऑल्टमैन, जो इलॉन मस्क सैम ऑल्टमैन का 36 का आंकड़ा है, उनको बोला कि आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करिए। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ट्रम्प ने भी अपनी एआई कंपनी खोल दी है एक्स एआई। बट गौर आपको ये समझने की बात है कि हाउ ट्रम्प इज कटिंग मस्क टू साइज। मतलब आप उसको बोला है कि उसकी औकात दिखा रहे हैं, ठीक है? कि जो अगर आप इतना भी ज्यादा हवा में मत उड़िए, ठीक है? मैं जो चाहूंगा वही होगा। अब उन्होंने उनके जो दुश्मन है उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करवा रहे हैं। वो भी थोड़े-थोड़े पैसे नहीं, $500 बिलियन। मस्क इस बात से इतना चिढ़ गए कि उन्होंने ओपनली बोल दिया कि इनके पास पैसे भी नहीं है। तो व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोल दिया कि अमेरिकन सीईओस ने जो कमिटमेंट किया है, आप उसकी बात को तवज्जो दीजिए। इसके अंदर एक और एक चीज़ है,
माइक्रोसॉफ्ट ने भी बोल दिया है कि वो $80 बिलियन कमिट कर दिया। तो आप देख लीजिए, मस्क के अलावा बाकी जो भी पुराने जो डीप स्टेट के लोग हैं, उन सबको उठा के इसमें डाल दिया है। तो ट्रम्प जानते हैं कि मस्क आगे जाके उनके लिए भी खतरा हो सकता है। तो कहीं न कहीं उनको लगा कि मस्क को डाउनवर्ड करना बहुत ज़रूरी है। अब मस्क ने भी क्या किया, अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके उन्होंने जर्मनी में आपने देखा है कि कैसे वो एएफडी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, राइट विंग पार्टी है उधर। ब्रिटेन में तो उन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स का इश्यू वापस रेक कर दिया है, ठीक है? मेरा मानना ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी शक्ति मत बताइए। आप राजा के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपने वहाँ पे जाके ब्रिटेन में जाके किंग चार्ल्स को बोल दिया कि आप वापस इलेक्शन करवाइए, कीथ स्टार्मर को हटा दीजिए। तो कल क्या ये ऐसा भी हो सकता है ना कि मस्क और ट्रम्प के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस आ जाए, तो मस्क ये भी बोल सकता है कि ट्रम्प तानाशाह है, ये है। तो ट्रम्प को समझ में आ गया कि इसको भी ठिकाने लगाना ज़रूरी है, तो उन्होंने चालू कर दिया उसको। आप एक चीज़ नोट करिए, यूएसए के अंदर जो मागा सपोर्टर्स है, ट्रम्प उनकी बात ही सुनेंगे। ये ट्रेडिशनल वोट बैंक है उनके, और उनके जैसे भारत में जैसे हिंदू वोट बैंक है, बीजेपी को उसी को कैटर करना चाहिए, वैसे ट्रम्प वो काम कर रहे हैं। ट्रम्प की बात एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए इमीडिएट मेजर्स लिए हैं। जैसे मेक्सिको के अंदर उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया है, जबकि भारत के बॉर्डर्स में हम फेंसिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं भारत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ट्रम्प से सीखना चाहिए कि कैसे पावर बतानी चाहिए, और उस देखिए, यहाँ पर एक छोटा-सा केस है। फेंसिंग का ट्रम्प करवा रहे थे, बाइडेन के लोग उस फेंसिंग को उठा के ले गए और कबाड़ में भी बेच दिया। तो द थिंग इज़ कि काम तो ट्रम्प को दोबारा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी यही होता है, आप फेंसिंग लगाते हैं, कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो फेंसिंग उठा कर के ले भी जाती हैं। मैं सो मानता हूँ दोनों जगह सेम चीज़ देखने को मिल रही है। हुँ, मैं मानता हूँ, बट मेरे ख्याल से एक सॉफ्ट पावर बताने की ज़रूरत है। शाम से ज़्यादा शाम का डर दिखाना ज़रूरी है। हाँ, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन को ये सीखना चाहिए। ट्रम्प के आने से पहले ही लोगों ने मेक्सिको बॉर्डर्स पे बाहर जाने चालू कर दिए थे, ठीक है? आपको ये जान के समझना पड़ेगा, ट्रम्प अपने ट्रेडिशनल वोटर्स का ही सुनेंगे। वो उनका एक ही चीज़ है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उनकी इस अमेरिका के अंदर वो बाइबल रीडिंग व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट पीपल ही रहेंगे। जो ये राइट विंगर्स है अमेरिका के, दे आर वेरी वेल केपेबल टू टेक ऑन द लेफ्टिस्ट, और मेरे हिसाब से उन्होंने 20 साल का प्लान बना लिया है कि डेमोक्रेट्स वापस ना आए। अभी देखिए 4 साल हुँ, ट्रम्प के हो गए, 8 साल जेडी वैंस के रहेंगे, फिर 8 साल जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प वो भी रेडी हो रहे हैं। तो आप देखिए कि 20 साल का प्लान इन्होंने बना लिया है। और जो जेडी वैंस है, ही कम्स फ्रॉम एन इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, तो उसको बनाने में ईज़ी रहेगा। ही इज़ अ व्हाइट आल्सो। तो ट्रम्प के हुँ, साथ वो अभी रह रहे हैं। अगर ट्रम्प कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ना कर पाए और 82 में उनको रिटायर होना पड़ेगा, तो नेक्स्ट टाइम मेरे हिसाब से मिशेल ओबामा विल बी द डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, और उनके सामने जेडी वैंस को उतारेंगे, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ मालूम होगा। ठीक है? और हुँ। हाथों-हाथ आपने देखा है कि ऑप्टिक्स के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी रेडी हो चुके हैं, हर जगह वो दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि ज़ेलेंस्की बेग्ड 3 टाइम्स फॉर द इन्विटेशन। तो आप समझ ग्रीनलैंड भी जाइए, यस, तो आप ये समझ जाइए कि वो ऑप्टिक्स दिखा रहे हैं, अपना रेलेवेंस बता रहे हैं, और समझ जाइए कि कैसे उन्होंने पॉलिटिकल करियर खत्म किया है जस्टिन ट्रूडो का। आप सोचिए, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको बोल दिया आप गवर्नर हो हमारे। ऐसी बेइज्जती सिर्फ ट्रम्प ही कर सकते हैं। वो दिखाना चाहते हैं, सेटिंग एन एग्जाम्पल कि अगर आपने हमारे से मेस किया तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। ऐसा था कि ट्रूडो अभी रन भी नहीं कर पा रहे, ऐसे शर्मसार हुए हैं। मेरा तो ये मानना है कि वो अपना इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप दिखाएँगे। वो ओपन कॉल बोलेंगे कि कनाडा, इफ कैनेडियंस वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द अमेरिकन यूनियन, आप एक रेफरेंडम करा दो। अगर उधर 51% पीपल ने बोल दिया वी वांट टू जॉइन विद अमेरिका, तो आ गया, बॉर्डर्स आर रीड्रॉन। द सेम थिंग कैन हैपन विद मेक्सिको, हू नोज़? ठीक है? द सेम थिंग कैन हैपन विद ग्रीनलैंड, और सब जगह अगर सब कंट्रीज, ग्रीनलैंड से 57% मैंडेट आ चुका है हाँ, तो आ अमेरिका जाएगा के ना। फेवर में। तो आ जाएगा ना, तो बॉर्डर्स रीड्रॉ हो जाएँगे, तो एंटायर बड़ा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, इट विल बिकम अ कंप्लीट अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इट विल बी यूनाइटेड कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है? यूएसए के बदले हुँ। यूसीए हो जाएगा, अखंड अमेरिका। तो ये काम हो जाएगा। लोग लोग आज इसको आप सब लोग समझ रहे हैं कि हो नहीं सकता। ट्रम्प वो सब नहीं, काम नहीं, ये दिखाएँगे। होगा।
आप लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, इंडियंस इस चीज को कैसे रीड करे हैं? विवेक रामास्वामी आते ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया है। इंडियंस को इसे कैसे रीड करना चाहिए? ठीक है, 18,000 आप अपने ले जाएंगे इलीगल इमिग्रेंट्स, सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन इंडियंस? क्योंकि अभी ऑफ लेटली एक एआई जीनियस की भी हत्या हुई है। उसके अलावा भी मतलब एक दो और स्टूडेंट्स हैं जिनको वहां पर डेथ, काफी सारी इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ हुई है। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी इंडियंस को फेस करना पड़ता है वहां पे। सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडियंस इन अमेरिका? देखिए मैम, मेरा मानना एक चीज है, द इंडियंस इन अमेरिका विल हैव टू बी वेरी मच डोसाइल। उनको अपना आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या है, चिल्लम चिली करके अनवांटेड अट्रैक्शन दे आर हैविंग। जैसे H1B वीजा में भी हाईलाइट हुआ था कि 72.3% जो वीजा मिलते हैं वो इंडियंस को मिलते हैं। दैट बिकेम द हाईलाइटिंग पॉइंट। आप उधर जाओ, एसिमुलेट हो, चुपचाप रहो, यू डोंट नीड टू बाज टू मच। हमारी आदत क्या है, हम चिल्लम चिली बहुत ज्यादा करते हैं। आप कभी जूस को नहीं देखते हैं कि वो उधर जाके चिल्लम चिली करेंगे। दे बिकम क्वाइट, वहां पे जाके सॉफ्ट पावर वो कल्टीवेट करते हैं। वहां पे जाके एम्बेड कर देते हैं अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे अभी आपने देखा है, काश पटेल और तुलसी कबाड़ है उधर, बट आप वो कभी भी देखेंगे कि वो लोग अपना काम पे ध्यान देते हैं। तो मेरा मानना है जो भी इंडियंस है उधर जाके उनको बोलना पड़ेगा, वी कम, वी असिमुलेट, वी बिकम द स्टेक होल्डर्स इन द ग्रोथ ऑफ अमेरिका। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारी पॉपुलेशन क्या है, हमारा टैक्स वो परसेंटेज बात क्या है। सही है, लेकिन इंडियन अपनी शक्ल से, अपने पहनावे से और अपने स्टेटस से दिख जाते हैं वहां पर। मतलब देखिए मैं आउटशाइन मानता हूँ, करने की जरूरत नहीं है, कल्चर मैं हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, हम दिख जाते हैं। देखिए हमको मानना जरूरत है, पर इंडियंस के अंदर जो एथनिसिटी है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो जो बाकी जो होमोजेनस ग्रुप हो जाता है, पर इंडियंस का वैसा नहीं है। यू हैव अ तेलुगु ऑल्सो, यू हैव अ तमिल ऑल्सो, यू विल हैव द पंजाबी ऑल्सो, गुजराती पटेल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं मिक्स। तो दे आर एक्सट्रीमली डिवाइडेड। आप भी देख चुके हैं ना कि जो खालिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं। पन्नू जैसा आदमी उधर जाके थ्रेट देता है कि ही विल असैसिनेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वहां की डायस्पोरा करती क्या है? आई डोंट नो, अपार्ट फ्रॉम जब हाउडी मोदी होता है उधर जाके फोटो खिंचाने के अलावा कुछ करती भी नहीं है। दे आर नॉट पॉलिटिकली एक्टिव। इससे अच्छा तो पाकिस्तानी वाला को अच्छे है, बिना कुछ किए उनकी लॉबिंग अच्छी है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इंडिया को टारगेट इसके का वन सपोर्ट सेकंड, है। एंड मेरी बात इंडियंस सुनिए। भी पॉलिटिकली, एक सेकेंड, इंडियंस भी पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार जो दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पन्नू भी था इनॉग्रेशन में, देखिए वो सो तो व्हाट रहेंगे डज? ना। सी दैट टू, वो तो लेवरेज पॉइंट्स रहेंगे यूएस के। यूएस विल ट्राई टू हैव द लेवरेज पॉइंट्स। डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आप ये मत सोचिए कि वो प्रो इंडिया है, ही इज प्रो अमेरिका ओनली। आपसे आपको पूछेंगे कि मुझे ये चीज दोगे तो इन रिटर्न आपको मिलेगा। जैसे आपने भारत ने एग्री कर लिया है कि वो कुछ सर्टेन यूएस प्रोडक्ट्स पे कंसेशन देने वाले हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज कट करने वाले हैं और ज्यादा सामान मंगाएंगे अमेरिका से। पर भारत ने भी उधर बोल दिया है कि आप जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हो उनको आप शेयर दे रहे हो, आपके अलावा कनाडा, आपके अलावा यूके, यूएसए जो 5 आइस है, सब लोग मिलके वहां पे खालिस्तानी स्ट्रांग उधर ही है। तो आप इनडायरेक्टली आप ही सपोर्ट दे रहे हो। तो वो रेड लाइन उन्होंने बता दी है। और मेरे हिसाब से आपने देखा ही होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में, जैसे अभी पिछले दिन एक खबर आई थी कि हमारे जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इंडियन रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनको उनको सैंक्शन लिस्ट से हटा दिया गया है। और भारत और अमेरिका के बीच में स्पेस मिलिट्री डिफेंस पार्टनरशिप भी होने वाली है। कुछ इंडियन स्टार्टअप्स आर गोइंग टू वर्क विद यूएस मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, मिलिट्री वेपन मैन्युफैक्चरर्स। नॉर्थन ग्रम्प है, रेथियन है, इन लोगों के साथ काम करने वाले हैं। तो देयर इज गोइंग टू बी अ डीप पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए इन द स्पेस सेक्टर। वो इसके लिए भी दैट इज फेवरेबल फॉर यूएसए मोर रादर देन इंडिया। क्योंकि यहाँ पे इंडियंस जो है वो रिसोर्सफुल है। 450 करोड़ में तो हम मार्स मिशन भी कर देते हैं, यूएसए सोच भी नहीं सकता। दे अंडरस्टैंड द रिसोर्सफुलनेस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो डिले हुए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, इंजन देने में, उनका क्या होगा? स्टारलाइट के जो इक्विपमेंट पकड़े गए हैं और हम डिटेल्स मांग रहे हैं कि किसने कर खरीदे थे ताकि हम कार्यवाही कर सकें, उन सब चीजों का क्या होगा? देखिए इंडियंस के मामले में तो वेरी क्लियर है कि उन्होंने बोल दिया कि आपसे हमने 99 इंडियंस जी के F404 जो आपने
हुँ, 1 बिलियन में बोला है, और हम 1.5 बिलियन से कम नहीं देंगे। तो भारत के मेरे ख्याल से वो गए हुए हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो कुछ नेगोशिएट करके 200 250 बिलियन डॉलर, 200 250 मिलियन डॉलर कम करके हो जाएगा। सेकंड, आपने ये भी देखा है कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन एमका एयरक्राफ्ट है, उसके लिए का जो इंजन की बात चल रही है, उसके ऊपर भी फाइनलाइजेशन होना बाकी है। बट आपको एक और एक चीज़ बता दूँ कि फ्रांस ने अभी इमीडिएटली अभी न्यूज़ आई है कल-परसों, दे हैव ऑफर्ड इंडिया कि आपको अगर अमेरिका वाला नहीं देता है तो हम आपको पूरा इंजन देने को तैयार है, नया इंजन बना के दे देंगे, वो भी डबल इंजन रहेगा। आपको आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना देंगे। इट विल कैन बी अपग्रेडेड टू द 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और आल्सो उसके अंदर और ज़्यादा अलॉयज डाल के दे देंगे। आपको पूरा आईपीआर राइट्स भी रहेगा, आप उसको आप री एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो भारत को अगर वो ऑप्शन मिल चुका है, देखिए कभी-कभी एडवर्सिटी ब्रिंग्स लक, कभी-कभी डिले एंड डिसीजंस ब्रिंग लक। तो ये इंडिया के पास चॉइसेस है। और आप ये भी देख लीजिए कि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन अभी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काम कर रहे हैं। यूके, इटली एंड जापान आर वर्किंग आल्सो इन द 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। दोनों इंडिया को बोल रहे हैं आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ पार्टनरशिप करिए। क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंडिया की एयरफोर्स आर डिप्लीटिंग हो रही है। एक जो ये जो रिसर्च प्रोग्राम का जो कॉस्ट है, वो सिर्फ इंडिया का ऑर्डर से पूरा हो सकता है। तो एवरीबॉडी इज आस्किंग इंडिया। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि कुछ भी होता है, डिले भी हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। आपने देखा होगा कि कावेरी इंजन जो हम बना रहे हैं, वी आर नाउ यूजिंग फॉर अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए यूज़ होना चालू हो गया है। उसमें अगर हुँ, टर्बोफैन आगे लगा देंगे तो 73 केएन तो हो गया है। आपको इसको लगाने के लिए कितना 88 केएन की चाहिए आपको फॉर तेजस, जो एमके-1 है। तो वो तो मेरे ख्याल से जीटीआरई का ट्विन टेस्टिंग फैसिलिटी बैंगलोर में खुल चुका है, जहाँ पे 130 केएन डबल इंजन का टेस्टिंग हो सकता है। रशिया में ऑलरेडी टेस्टिंग चल रही है। देखिए अब यहाँ पे काम जो है, मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करता था, बट इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब कुछ काम हो रहा है। और मेरा यहाँ तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है कि अमेरिका प्रेशराइज़ कर रहा है कि आपको हम 120 F-35 दे देंगे, 20-25 बिलियन डॉलर का ऑर्डर हमें दे दीजिए। तो यहाँ तक बात कर रहे हैं, आप देखिए Su-57, रशिया अपना Su-57, Su-75 देने को तैयार है। स्वीडन ग्रिपेन देने को तैयार है। तो एवरीबॉडी वांट्स, बट इंडिया क्या बोल रहा है, आप लोकलाइज्ड प्रोडक्शन करिए, यहीं पे इंडिपेंडेंट जो लोकलाइज्ड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स है, आप उनसे लीजिए, यहीं पे फैक्ट्री डालिए, हमको आईपी राइट्स भी दीजिए, हम उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। मतलब इंडिया सब कुछ खाना चाहता है, तो इसी के कारण डिले हो रहा है। मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं इंडिया को ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अपनी टेक्नोलॉज़ी पूरी नहीं देगा। हमें भी मेक इन इंडिया के साथ कोलैबोरेशन इन इंडिया काम करना पड़ेगा। जैसे कि ब्रह्मोस प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ है, हम इतने साल से कर ही रहे हैं। देखिए, अभी हमने स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉज़ी 2 दिन पहले परफेक्ट की है, जिसके कारण अभी हमें आगे ब्रह्मोस के लिए रशिया की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बट कहीं न कहीं वी नीड टू कोलैबोरेट विद देम। कोलैबोरेट, उनके कंसर्न्स देखिए, आप इमीडिएट कॉस्ट देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस इन दिस रिगार्ड। अब आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऐसा बढ़िया सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि ये रूल बुक के हिसाब से जाना पड़ेगा। यू नीड टू चेक आउट थ्रेट्स। आपके 3 तरह से बन चुके हैं। पर चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश तीनों ने आपको घेर के रखा है। इट इज़ नॉट अ 2 एंड हाफ 2 एंड हाफ फ्रंट वॉर एनीमोर, इट्स अ 3 एंड हाफ फ्रंट वॉर। और जो 42 स्क्वाड्रन्स हम बोलते थे, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 50 स्क्वाड्रन्स। रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ है, असीम मलिक, ही हैज़ गॉन टू बांग्लादेश। ओके, एंड ही इज़ गॉन। अगर आप सोचिए आईएसआई का चीफ बांग्लादेश के जो जनरल है उनसे मिलने जा रहा है, जिसका सपोर्ट कर रहा है जमात, जिसको सपोर्ट कर रहा है ये जो यूनिस के गवर्नमेंट। तो अगर ये लोग मीट कर रहे हैं सीक्रेटली, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में मीट कर रहे हैं। सीक्रेटली नहीं है, ओपन हो चुका है, आज पहुँच गए हैं, हाँ, मीट हो गई है मीट हो और वो गई है तो न्यूक्लियर पे भी काम कर रहे हैं। नॉन एम्यूनिशन मतलब जो मिलिट्री ग्रेड का नहीं है, लेकिन सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर डील की भी बात होगी अभी। हाँ, वो ठीक है, वो बात कर रहे हैं, वो दोनों कंगले बात करेंगे तो क्या होगा आपको भी मालूम है। बट डीप से सबसे बड़ा सप्लाई करेगा। फिर ठीक है, वो लोग बात कर रहे हैं, बट उनके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे आर गोइंग टू वर्क आउट मोडालिटीज फॉर फंडिंग दिस प्रोग्राम। हाउ? नारकोटिक्स, सेकेंड हैंड वेपन स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये सब चीजों से ही वो फंड रेज कर सकते हैं। तो हमारा यही चीज है कि जब आईएसआई का चीफ उधर जा रहा है, और हमें मालूम है कि वहां पे बांग्लादेश के अंदर जो रोहिंग्यास है उनको ट्रेन किया जा रहा है,
और वो यहाँ पे भी एंड राइट नाउ दे आर बीइंग स्टेशन्ड नियर 130 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर। एक ही चीज है, पाकिस्तान वांट्स टू यूज इट एज अ लेवरेज पॉइंट कि कभी हम पीओजेके पे अटैक करें तो वो इधर हमें एंगेज करने के लिए हमारे ऊपर लेवरेज करने की कोशिश करे। तो राइट नाउ हमें क्या चाहिए, वी हैव टू फेंस द बॉर्डर, वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ द चिकन नेक, और जो भी है वी हैव टू शो अ स्ट्रांग रेस्पॉन्स टू बांग्लादेश। अब इसमें क्या है, भारतीय सरकार भले ही बहुत कॉशियसली वेट कर रही है, क्योंकि जो बंगाल की सरकार है, ममता बनर्जी का, उनका कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तो वो बोलती है कि यूएन असेंबली में जाके आप रेज करिए इश्यू, और कहीं आपने देखा है कि मालदा और मुर्शिदाबाद में जैसे वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, दैट कैन नॉट हैपन विदाउट द विदाउट गवर्नमेंट द या विदाउट द लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट। सपोर्ट हो नहीं सकता। तो बहुत चैलेंजेस है हमारे। और आप जैसे हमारा बजट भी आने वाला है, तो हुँ। डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बहुत ज्यादा बोलती है कि हमने 6,25,000 करोड़ दे दिए, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके अंदर 4.5 लाख करोड़ इज गोइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सैलरीज ओनली। जो डिफेंस का जो प्रोक्यूरमेंट होता है न्यू वेपन्स का, इट इज ओनली 1,75,000 करोड़। भारत अपना जीडीपी का 1.9% ही स्पेंड करता है डिफेंस पे। इट हैज टू बी इंक्रीज टू 3%। वो बहुत जरूरी है। आप फिजिकल डेफिसिट कम करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल योर बॉर्डर्स आर सिक्योर। आप ग्रोइंग इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है और कहीं भी आके कल कुछ अटैक हो जाए जिसके कारण हमें लॉसेस से करना पड़े, कोई वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। इकोनॉमी ग्रो कम हो चलेगा, बट डिफेंस इज पैरामाउंट, उसको समझना जरूरी है। और ये मैंने देखा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमेशा डिफेंस के ऊपर अलोकेशन नहीं किया है। बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इन बाबूस को समझ में क्यों नहीं आता जब जब प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ये तो अपने एसी कमरों में बैठे रहते हैं। द एंटायर प्रॉब्लम इज फेस्ड आवर बाय आवर फोर्सेस, बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस। हमारे कितने फाइटर पायलट्स मिग के अंदर मर चुके हैं, क्यों मरे? आपने सोचिए, विद इन द पास्ट 7 to 8 decades वी हैव देयर हैव बीन अराउंड 2,500 क्रैशेस, जिसके अंदर कितने हमने खोए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। और जब भी अगर बाहर कभी ऐसा क्रैशेस होता है, तो उसके ऊपर इमीडिएट रिड्रेसल होता है। तो इसका मतलब एम्यूनिशन में कहीं खराबी है, प्रोक्योरमेंट में खराबी है, उसको रिड्रेस करना जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि डिफेंस को एनहांसमेंट करना जरूरी है। फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए, बट राइट नाउ 1.9% इज वेरी लेस। और आपको मालूम है 8 पे कमीशन नेक्स्ट ईयर आने वाला है, जिसके कारण सैलरीज कंपोनेंट बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली डिफेंस प्रोक्योरमेंट कहाँ से आएगा? पे कमीशन लागू हो चुका है, आ गया है। नहीं, आया अब नहीं है। नेक्स्ट ईयर चालू होगा। इसके फर्स्ट जनवरी 2026 चालू होगा। उसका रिकमेंडेशन कैसे इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए कमीशन बैठा है। वो सोचिए, इनको अपनी सैलरीज बढ़ानी है, तो उन्होंने 1 साल पहले आके दे हैव मेड अ प्रपोजल, डिस्कशन बना मंगा रहे हैं, सब लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। जबकि हमारे वायु चीफ भी बोल चुके हैं कि तेजस आजकल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उन्होंने अभी तक 40 एयरक्राफ्ट भी नहीं दिया है। और हुँ। पाकिस्तान और टर्की के बीच में उन्होंने अभी तक वहां पे पाकिस्तान में उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कान की फैसिलिटी है वो लगा चुके हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी ब्यूरोक्रेसी में, कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने नहीं दे रही है। कौन है हुँ। उनको आइडेंटिफाई करिए। when we can make cryogenic engines for space travel, why can't we make fighter engines for the fighter aircraft? मेरा एक ही क्वेश्चन है। आपने देखा है कि अभी हमने जो स्क्रैमजेट इंजन बनाया है वो ब्रह्मोस के जैसे बनाया है। दैट इज इंजीनियरिंग मार्वल। वही डीआरडीओ इज फेलिंग ड्यूरिंग फॉर कावेरी। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। कौन कौन करने नहीं दे रहा है काम? मेरे हिसाब से तो कोई करने नहीं दे रहा है इसको, क्योंकि एक सेट ऑफ डीआरडीओ इज एक्सेलिंग। हमारी डिफेंस, हमारी मिसाइल्स देख लीजिए, हमारे स्पेस इसरो को देख लीजिए, वहां पे भी तो साइंटिस्ट है ना। तो दिमाग यहाँ पे भी है, पर कोई करने नहीं दे रहा मेरे हिसाब से। थैंक यू फॉर योर इनपुट। हमने अमेरिका से शुरू किया था और वापस हम अपने प्रिय भारत आ गए हैं और नहीं, लेट्स सी। मेरा 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 एक ही चीज बोलना है कि ट्रम्प आ चुके हैं। अब शहनशाह ट्रम्प का जमाना आ चुका है। इट इज ओनली ट्रम्पिज्म। ट्रम्पिज्म का मतलब एक ही है, इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। आप मेरी बात मानो, आप मुझे क्या फायदा देते हो ठीक है, नहीं तो कुछ चलेगा नहीं। ट्रम्पिज्म इज इक्वल टू कैपिटलिज्म प्लस इकोनॉमिक डिक्टेटरशिप। सारे इज्म खत्म हो जाएंगे, ओनली ट्रम्पिज्म चलेगा नेक्स्ट 4 साल के लिए, बस। और ट्रम्प का जो फरमान होगा
वो विश्व के लिए विश्व का विधान बन आखिरी जाएगा। फरमान होगा, हाँ, आखिरी मतलब फरमान होगा, हाँ, फुल एंड मतलब फाइनल। इधर इधर माई वे और हाईवे। ओके, ट्रम्प का और हाईवे कुछ भी। होने वाला है, मुझे लगता है। देखिए, ही इज आई लाइक ट्रम्प बिकॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर, वो ऑनर करेगा अपना वर्ड्स, ही इज अ बिजनेसमैन। जो आदमी बिजनेसमैन होता है उसको मालूम है, ही इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन पीपल, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको देखिए 61%, 62 to 64% वोट मिला है, 312 आउट ऑफ 538। सेनेट उनके हाथ में है, हाउस ऑफ कॉमन्स उनके हाथ में है, और उनके हाथ में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, ही इज इनविंसिबल राइट नाउ। कुछ भी पास करना इमीडिएटली कर सकते हैं। आप देखेंगे जो अमेरिकन सुप्रीमेसी है, अमेरिकन दादागिरी, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म लोग बात करते हैं ना, यू विल सी दिस इन दिस ट्रम्प रेजिम। और इस ट्रम्प रेजिम, और वी विल ऑल्सो सी अबाउट अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज हर जगह मैं देख रही हूँ कि सारी चीजें सब ठीक है, ब्यूरोक्रेसी इज एक पैर में बंधा हुआ एक ऐसा पत्थर है जो पानी में नीचे खींचता ले जाता है, काम नहीं होने देता है। सो लेट्स सी द ट्रू फेस ऑफ अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी नाउ देखिए द ट्रम्प इज देयर। देखिए अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी विल बी स्ट्रीमलाइन। जो उनके ब्यूरोक्रेट्स ऑफिस में बैठ के लेंथी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, उन सबको को दे विल बी फायर्ड, और सबको बोला जाएगा आप फील्ड में जाइए। ट्रम्प हैज रिकॉल्ड 8,000 पीपल हु हैव नेवर टेकन वैक्सीन्स। ठीक है, उन्होंने 1,500 लोगों को जो पार्डन कर दिया, प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया, जो कैपिटल हाइल राइट्स हिल में अक्यूज थे। तो ट्रम्प नो, ट्रम्प एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, ही स्टैंडिंग फॉर दिस वोटर्स। ट्रम्प विल ऑलवेज बी अकाउंटेबल टू हिज मागा वोटर्स, ही विल नॉट बी अकाउंटेबल टू ऑल द लेफ्टिस्ट लिब्रांडोस। ये आपको मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे अमेरिका में 20 ईयर रिपब्लिकन रोड मैप तैयार हो चुका है, डेमोक्रेट्स आने वाले नहीं है। और उनको भी मालूम है कि 2028 में मिशेल ओबामा आने वाली है, इसके लिए वो जेडी वैंस और जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प दोनों रेडी हो रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि जूनियर डोनाल्ड ट्रम्प माइट बी द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नेक्स्ट टाइम। हु नोस, इवांका ट्रम्प भी लाइमलाइट में आ रही है, वी नेवर नो। आगे जाके अमेरिका माइट बी रूल्ड बाय द ट्रम्प डायनेस्टी। लेट्स सी। सी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ब्यूटीफुल इंसाइट्स। फिर मिलते हैं अगले लाइव के लिए। जय जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय सिया राम।